साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो यार ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि अपनी क्लास 10 से क्लास 11th में मूव करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने रिसेंटली क्लास 10 के बोर्ड्स को कैंसिल कर दिया है। हो सकता है कि जब आपका रिजल्ट आए तो कुछ बच्चे उस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो और वो एग्जाम को फिर से देना चाहे, जिसका ऑप्शन सीबीएसई ने रखा है। बट हमें यहाँ पे एक चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो ये है कि हम अपने 10th बोर्ड्स की एग्जाम के पीछे अपना जो ये 2 साल का फेस है, इस वाले फेस को ऐसे डिले नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक चीज समझनी है, ये जो आपका 10th बोर्ड्स है ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है। आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो कि आप अपनी क्लास 12th के रिजल्ट के बाद देने वाले हैं। वो हो गई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे आपकी हो गई जेई मेंस, जेई एडवांस, बिटसेट, नीट, आप जो भी स्ट्रीम लेंगे उसके बेसिस पे। तो अगर हमने अभी ये जो हमारे 2 महीने का फेस है, जो कि मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 2 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, उस हिसाब से आप लोग सिलेक्ट करेंगे कि वेदर यू शुड गिव द एग्जाम्स और नॉट, है ना। तो अगर आपका रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आता है तो आप उस टाइम पे अपनी एग्जाम्स देंगे। बट अगर हमने ये जो 2 महीने का फेस है, जो कि हमारे लिए फाउंडेशन क्रिएट करता है, हम जो भी स्ट्रीम लेंगे ना उसके लिए ये 2 महीने काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हमने ये 2 महीने को वेस्ट कर दिया तो आप ये मान के चलिए कि आप पूरे 2 साल लैग करते रहेंगे। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टाइम आएगा और आपको रिविजन का टाइम रहेगा, वो मेनली जो कि स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है, उसी टाइम पे हम अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के रिवाइज करते हैं, तो वो वाला टाइम आपसे छीन लिया जाएगा। क्योंकि आप उस टाइम पे अपने जो बचे हुए चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर रहे होंगे, और इस कारण से आप अपना रिजल्ट बिगाड़ सकते हैं। जितना आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अपने उस रिजल्ट से, वो चीज आपकी बिगड़ सकती है। तो वो चीजें नहीं बिगड़े, उसके लिए हमें ये 2 महीने में क्या करना चाहिए, वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स पीसीएम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं उनको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए और ये 2 महीने का टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। तो सबसे पहले यार आप लोगों को एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए। एनसीईआरटी एक बेसिक बुक होती है। किसी भी एग्जाम के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम एनसीईआरटी को निपटाएं। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन चैप्टर्स को पढ़ते जाना है, ठीक है। उसके सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को मार्क कर लीजिए, जितने भी फिगर्स हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए और इस तरीके से आप उसे मार्क करते जाइए। साथ ही साथ अपने एक हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करते जाइए। तो अब ये शॉर्ट नोट्स में क्या होता है और इसमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, वो सब चीजों के लिए मैं एक आपके लिए अलग वीडियो लाऊंगा। तो ये शॉर्ट नोट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्या होता है जब यार हम अपने ये पूरे 2 साल पढ़ लेते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें होती है जो कि हम भूल जाते हैं। क्योंकि भाई आपने जो चीज 2 साल पहले एकदम जो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स है वो अगर आपने ढंग से रिवाइज नहीं किए होंगे तो आखिरी टाइम पे वो चीजें आपको याद ही नहीं आएगी। तो उसके लिए ये शॉर्ट नोट्स जो है एक तरीके से आपके लिए रामबाण हो जाते हैं। क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में आपने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लिखा होगा और आपने खुद लिखा है, इसलिए आपको पता है कि किधर पे आपने क्या चीज लिखी हुई थी। तो जैसे ही आप उन शॉर्ट नोट्स को उठा के देखेंगे आपको वो चीजें याद आ जाती है, और फिर जब रिवीजन का टाइम रहेगा तो हम स्पेशली इन शॉर्ट नोट्स को यूज करते जाएंगे। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको शॉर्ट नोट्स को कैसे प्रिपेयर करते रहना चाहिए। अब ये बात तो कर ली हमने एनसीईआरटी की, बट एनसीईआरटी के साथ साथ मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक रेफरेंस बुक भी बताना चाहूंगा। तो ये रेफरेंस बुक्स क्यों, क्योंकि हम लोगों को यार अपनी थोड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है ना। तो एनसीईआरटी तो हमारा बोर्ड्स कवर कर देती है और फाउंडेशन क्रिएट कर देती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बट अगर हम अपनी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी करें तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स होंगे जो इतनी सारी बुक्स सजेस्ट कर देंगे कि भाई ये सब आपको जेई के लिए पढ़नी चाहिए, ढेरों बुक्स बताते हैं। बट मैं आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो 2 महीने का टाइम है हमें यहाँ पे डरना नहीं है, उल्टा अपना एक फाउंडेशन क्रिएट करना है। तो उसके लिए जितनी बुक्स मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी ये 2 महीने के फेस के लिए। तो एनसीईआरटी के साथ जो मैं बुक्स बता रहा हूँ वो ये है। सबसे पहले फिजिक्स के लिए हम एससीवी वॉल्यूम 1, एससीवी जो बुक है वो हर कोई फॉलो करता है जो कि अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहा है। साथ ही साथ नीट के लिए भी वो काफी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। तो एससीवी की वॉल्यूम 1 के जितने भी आपके एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चंस दिए उनको हमें खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपने वो क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के साथ पढ़ते हुए सॉल्व करते जा रहे हो और साथ ही साथ आप उसकी थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, तो ये अगर आप कर रहे हैं तो ये सफिशिएंट है इस 2 महीने के फेस के लिए, ठीक है। देन हो गया आपका मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए एनसीईआरटी के साथ आपको आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव वाली बुक आप यूज कर सकते हैं। उसके जो क्वेश्चंस है उनका लेवल लगभग जेई मेंस के लेवल का होता है।
तो उससे आपकी जो आप जेई मेंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो आपको प्रैक्टिस उस बुक से हो जाएगी। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में तो मतलब थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बट उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो एक मीडियम लेवल के रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में काफी मदद करेगी वो बुक। अब देन अपन तीसरी चीज जो कि है अपनी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में होते हैं 3 सेक्शंस, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री मेनली जो होता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी तो ठीक है, बट एनसीईआरटी के साथ हम एक बुक फॉलो कर सकते हैं जो कि होती है अपनी आरसी मुखर्जी। तो आरसी मुखर्जी जो बुक है वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए काफी अच्छी है। उसमें काफी सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी है, साथ ही साथ एक्सरसाइजेस भी दी है अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स के, जो कि आप सॉल्व खुद से कर सकते हैं। तो इससे आपके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस काफी बढ़िया हो जाएगी। बात देन आई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए आई थिंक एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। मतलब आपको मेंस और एडवांस के लिए ऑब्वियसली थोड़े कॉन्सेप्ट ज्यादा लगेंगे, बट अभी का जो ये 2 महीने अगर आप एनसीईआरटी के ही चैप्टर जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अगर अच्छे से कर लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मेंस हो गई एग्जाम, देन बिटसेट एग्जाम हो गई, नीट हो गई, तो एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं कि जो एक लाइन दी है उसमें से एक वर्ड को वो गायब कर देंगे और पूछेंगे और 4 ऑप्शंस देके कि अब इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी देखे गए। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी को ही पहले अच्छे से कर ले तो बहुत बढ़िया है। तो जो मैंने बुक्स बताई है अपनी एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक की, अगर उसमें से आपने अपना 30 to 40% सिलेबस भी कर लिया ना 11th का इस 2 महीने के फेस में, तो आप बाकी बच्चों के कंपैरिजन में लगभग एक तरीके से हेड स्टार्ट ले लेंगे, हेड स्टार्ट टुवर्ड्स योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, अपन को यार अपना ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं रखना है कि भाई 10th के बोर्ड्स निकल गए हमें छुटकारा मिल गया। अभी तो यार अपने को 12th बोर्ड्स देने और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक करनी है, ताकि आपको एक बेहतरीन कॉलेज मिले पढ़ने के लिए। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ये जो अपना सिलेबस है, ये इनिशियल जो फेस है अपना 2 महीने के, इसमें अपन ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर पाए। बाकी बच्चे इसी चीज में फंसे रहेंगे कि भाई बोर्ड का रिजल्ट कैसा आएगा, उसके बाद हमें एग्जाम देनी चाहिए। तो यार जब एग्जाम होंगी उस टाइम पे अपन को थोड़ा सा टाइम तो मिलेगा ही। अपन 10th की चीजें अपन को आती है तो उस टाइम पे अपन रिवाइज कर सकते हैं, बट ये 2 महीने अगर अपन ने वेस्ट कर दिए तो पूरे टाइम अपन को रिग्रेट रहेगा 2 साल कि भाई अगर मैंने वो इनिशियल 2 महीने के फेस में चीजें कर ली होती तो लास्ट तक मेरे को कोई तरीके का लैग नहीं होता। देन इस जो चैनल है इस पे मैं कोशिश करूंगा कि आपके 11th के जो चैप्टर्स हैं उनको भी अपलोड करूं, उसमें आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताऊं, साथ ही साथ क्वेश्चंस के लिए अप्रोच कैसा करना चाहिए वो बताऊं, और उसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट आगे भी आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।